हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में अभी हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 2 को पढ़ रहे हैं और ये वाला पर्टिकुलर वीडियो हमारे इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 4 होने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले टॉपिक को। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 को पढ़ेंगे। सो बेसिकली इस वाले वीडियो में हम लोग कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे। तो अगर आपने इस चैप्टर के प्रीवियस वाले वीडियो यानी कि पार्ट नंबर 3 को पढ़ा होगा तो उस पे हम लोगों ने पढ़ा था हेनरी फॉयल जी के द्वारा मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को पढ़ा था और आपको इतना भी पता हो गया होगा अभी तक कि हेनरी फॉयल्स जी के द्वारा जो है वो मैनेजमेंट के 14 अलग अलग प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं और दिए गए हैं, जिनमें से हम लोगों ने फर्स्ट 5 प्रिंसिपल्स को पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था और इस वाले वीडियो में हम लोग हमारे नेक्स्ट और 5 प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग आज के सारे प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं और समझते हैं। लेकिन वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक पार्ट नंबर 3 को यानी कि हेनरी फॉयल जी के द्वारा जो फर्स्ट 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए गए हैं उन पांचों प्रिंसिपल्स को नहीं पढ़ा है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में भी वो वीडियो मिल जाएगा, जहां से जाकर कर आप उस पार्ट को कंप्लीट और कवर अप कर सकते हो। तब आइए हम लोग अब पढ़ते हैं हमारे छठे वाले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को, जो कि हेनरी फॉयल जी के द्वारा दिया गया है, लिखा गया है। और छठा वाला प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए लिखता क्या है, व्यक्तिगत हित को सामान्य हित में अधीन करना। अब यहाँ पर इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, किसी एक का इंटरेस्ट। और हेनरी फॉयल जी के द्वारा जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लिखे गए हैं उनमें से छठा वाला प्रिंसिपल ये कहता है कि खुद के हित को यानी कि खुद के इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना है। यानी सबसे पहले हम लोग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को देखेंगे, बाद में जाकर कर हम लोग जो है वो खुद के इंटरेस्ट को देखेंगे, खुद के हित को देखेंगे। देखिए क्या लिखता है, किसी भी यानी कोई किसी एक व्यक्ति या कर्मचारी का लाभ पूरी संस्था के लाभ से बड़ा नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पर साफ साफ कहता है कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का हित होगा, तब जाकर कर खुद का हित होगा। यानी सबसे पहले हम अगर किसी के फायदे के बारे में सोचेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेंगे, तब जाकर कर हम खुद के बारे में सोचेंगे। क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि जब किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा, जब किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल कंप्लीट होगा तो आपका भी या हमारा भी गोल जो है वो ऑटोमेटिक अचीव हो जाएगा। तो इसी कारण से हेनरी फॉयल जी के द्वारा कहा गया है और प्रिंसिपल्स में लिखा गया है कि जब कभी भी कोई भी एक पर्सन जो है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो वो इंसान खुद का लाभ ना देखे, खुद का प्रॉफिट ना देखे, पहले एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट देखे। वही देखिए यहाँ पर भी लिखता है, किसी एक व्यक्ति या कर्मचारी का लाभ पूरी संस्था के लाभ से बड़ा नहीं होना चाहिए। यानी सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन का लाभ, तब एक खुद व्यक्ति का, उस पर्टिकुलर व्यक्ति, उस पर्टिकुलर कर्मचारी वर्कर का लाभ। देखिए हमेशा कंपनी का हित पहले आना चाहिए, यानी कि हमेशा जो है हम सबसे पहले हम लोगों को या किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी स्टाफ या वर्कर है तो उस वर्कर का ये दायित्व होना चाहिए कि हमेशा जो है वो हम सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचे, तब हम खुद के बारे में सोचे। और यही हमारा कहता है छठा वाला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फॉयल। अब हम लोग पढ़ते हैं सातवें वाले प्रिंसिपल को, जो हमारा कहता है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि कर्मचारियों को परिश्रमी। अब यहाँ पर कहता क्या है कि हेनरी फॉयल जी के द्वारा जो प्रिंसिपल लिखा गया है और जो सातवां प्रिंसिपल है जो हमारा कहता है कि कर्मचारी को, वर्कर को उनके काम के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। जो व्यक्ति जिस तरीके का काम कर रहा है उस व्यक्ति को उसके हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। और साथ ही साथ
कंपनी जो है वो उस एम्प्लॉय के सैलरी को अफोर्ड भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंपनी जो है वो जोश-जोश में कोई एक अच्छे बहुत ज़्यादा हाई एक्सपर्ट वाले लोगों को रख लिया, जिसको सैलरी देने की उस कंपनी की औकात नहीं थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वही देखिए यहाँ पर भी लिखता है। कहता है क्या? कर्मचारियों को उनके काम के बदले में उचित और न्यायपूर्ण वेतन मिलना चाहिए। यानी जो व्यक्ति जिस तरीके का काम करता है, जिस बेसिस पे वो काम करता है, उनको उनके हिसाब से सैलरी मिलना चाहिए। और ये डिपेंड करता है क्वालिफिकेशन पे, उसके बाद डिपेंड करता है वर्किंग स्किल्स पे। तो इस तरीके से जो है वो सैलरीज को बांटे जाने चाहिए और आदमी टू आदमी यानी कि पर्सन टू पर्सन ये सैलरी डिपेंड होने चाहिए। एक देखिए क्या लिखता है, जिससे वे अपना जीवन अच्छे से बिता सके। यानी कि अगर किसी एक व्यक्ति को अच्छा सैलरी मिलेगा तो उसका जीवन भी अच्छा बीतेगा और वही कंपनी पर भी ज्यादा बोझ ना पड़े। यानी कि कंपनी जो है वो उस स्टाफ को, उस एम्प्लॉय को अपने अंदर हायर करके कंपनी ये ना सोचे कि हम उस पर्टिकुलर व्यक्ति को औकात से ज्यादा पैसा दे रहे हैं, यानी हमारी उतनी हैसियत नहीं है उसको सैलरी देने की, लेकिन फिर भी हम उसको सैलरी दे रहे हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। यानी यहाँ पर 7वां वाला प्रिंसिपल ये कहता है कि जो व्यक्ति जिस तरीके का काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन या फिर ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग स्किल या फिर पोस्ट पोजीशन कुछ भी हो, उसके हिसाब से उनको सैलरी मिलना चाहिए और कंपनी जो है वो उस पर्टिकुलर इंसान के सैलरी को अफोर्ड भी करनी चाहिए। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे 8वें वाले प्रिंसिपल की ओर, जो हमारा कहता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सेंट्रलाइजेशन कहते किसको है। तो कंपनी में जब कभी भी कोई भी फैसला टॉप लेवल लोगों के द्वारा लिया जाएगा तो उसको सेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। और जब कभी भी किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में जो भी फैसला जो है वो लो लेवल लोगों के द्वारा लिया जाता है तो उसको हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हेनरी फॉयल जी के द्वारा कहना है कि जो भी फैसले लिए जाएंगे वो बैलेंस होने चाहिए। बैलेंस का मतलब क्या है? जो इम्पोर्टेंट फैसले होंगे वो सेंट्रलाइज होने चाहिए, वो टॉप लेवल लोगों के द्वारा लिए जाने चाहिए, और जो छोटे मोटे फैसले होंगे वो सिर्फ डिसेंट्रलाइज्ड होने चाहिए, यानी कि लो लेवल लोगों के द्वारा लिए जाने चाहिए, जिससे दोनों के बीच में एक बैलेंस बना रहेगा। और वही लो लेवल मैनेजमेंट वाले लोग भी समझेंगे कि भाई चलो हमको कुछ तो पावर मिला है, कुछ तो अथॉरिटी मिला है, जिससे हमको जो है वो डिसीजन लेने का एक पावर मिला है। ठीक, तो उनके लिए भी एक प्लस पॉइंट साबित हो जाता है कि वो लोग और ज्यादा अच्छे तरीके से, मेहनत तरीके से काम करेंगे। वही देखिए यहाँ पर लिखा गया है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, जिसको हिंदी में कहा गया है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। देखिए लिखता क्या है, अधिकारों का बंटवारा सही संतुलन में होना चाहिए। वही यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटी जानी चाहिए वो सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड दोनों में ही बटी होनी चाहिए, और ये जो फैसले जो होंगे और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो बैलेंस होनी चाहिए। देखिए क्या लिखता है, मुख्य फैसले यानी बड़े अधिकारियों के पास होने चाहिए। जो कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के जो बहुत इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस होंगे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट लेगी, और वही लेकिन छोटे फैसलों का अधिकार नीचे स्तर पर भी होना चाहिए, जिससे दोनों के बीच में यानी कि सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड दोनों के बीच में जो है वो एक बैलेंस बना हुआ रहेगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे 9th वाले प्रिंसिपल की ओर, जो हमारा कहता है स्केलर चेन, जिसको कहा गया है सोपान श्रृंखला। अब यहाँ पर क्या कहता है कि जब कभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा जब कम्युनिकेशन होगा, या किसी भी ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे जब कम्युनिकेशन होगा, तो उसके बीच में एक चेन होना चाहिए। यानी कि पहले ए, फिर उसके बाद बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। इसका मतलब यह है कि ए जो है वो डायरेक्ट ई से नहीं बात कर सकता है। ए जो है वो पहले बी से बात करेगा, फिर बी सी से बात करेगा, फिर सी डी से बात करेगा, और फिर डी जो है वो ई से बात करेगा। और वही फिर रिवर्स होगा, यानी कि ई फिर जो है वो डी से, फिर डी जो है फिर वो सी से, फिर सी जो है वो बी से, और बी जो है वो फिर ए से। इस चेन के जरिए जो है वो कम्युनिकेशन हमेशा होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है कि डायरेक्ट ए को डी से बात करना है तो वो बात कर सकता है, लेकिन उस वाले प्रोसेस को हम लोग जो है वो गैंग प्लैंक कहते हैं। देखिए लिखता क्या है, यह ऊपर से नीचे तक अधिकारियों की एक सीधी कड़ी है, यानी कि ये जो बेसिकली है वो एक चेन है, और सूचना इसी रास्ते से जानी चाहिए। यानी जो भी इंफॉर्मेशन होगा, जो भी कम्युनिकेशन होगा वो इसी चेन को कंप्लीट करेगा।
यानी पहले ए जो है वो बी से बात करेगा, फिर बी जो है वो सी से बात करेगा, सी जो है वो फिर डी से बात करेगा। ठीक है, आपातकालीन में सीधे बात करने के लिए गैंग प्लैंक का उपयोग किया जाता है। लेकिन जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक इमरजेंसी वाला सिचुएशन आता है जहां पर ए जो है वो डायरेक्ट डी से बात करना चाहता है, तो वो बात कर सकता है, लेकिन उस सिचुएशन को हम लोग गैंग प्लैंक कहते हैं। ये बात को आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे 110% एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे 9th वाले प्रिंसिपल की ओर, जो हमारा कहता है ऑर्डर, यानी जिसको हिंदी में कहा गया है व्यवस्था। इसका मतलब यह है कि हेनरी फॉयल जी के द्वारा कहा गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी वस्तु है, वो वस्तु एक उसकी अपनी पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए और वो वस्तु उसी जगह पे रखा होना चाहिए, और जो कोई भी इंसान काम कर रहा है वो उस इंसान का भी एक पर्टिकुलर जगह होना चाहिए, जिससे लोगों को उससे जो है वो उस व्यक्ति को खोजना ना पड़े। अब आप खुद सोचो कि अगर कोई एक वर्कर है जिसका स्थायी जगह फिक्स नहीं है, यानी कि एक बिल्डिंग में जो है वो 5 फ्लोर का बिल्डिंग और उसमें बहुत सारे रूम्स हैं। अब एक इंसान को अगर हमको खोजना है, उसका एक पर्टिकुलर जगह फिक्स नहीं है, तो हमको पूरे ऊपर से लेके नीचे तक और हर एक रूम में हमको जा जा कर देखना पड़ेगा, जिससे हमारा टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होगा। या फिर और एग्जांपल ले लीजिए, अगर मार्कर से अगर हमको अभी लिखना है तो हम मार्कर अभी अपने पास रखेंगे, ऐसा नहीं है कि छत पे जाके रखेंगे, और जब लिखना होगा तो दोबारा से फिर हम छत पे जाएंगे, मार्कर लेके आएंगे, फिर लिखेंगे, फिर दोबारा रख के फिर छत पे रखने के लिए जाएंगे, तो इससे हमारा टाइम और एनर्जी दोनों बर्बाद होगा। लेकिन हेनरी फॉयल जी का ऐसा कहना होता है और उनका प्रिंसिपल ऐसा कहता है कि जो भी वस्तु होगा उसका एक अपना खुद का स्थान होना चाहिए और वो वस्तु उसी स्थान पर हमेशा रखा हुआ होना चाहिए, और साथ ही साथ सभी संसाधनों और लोगों के लिए भी एक निश्चित जगह होनी चाहिए, यानी कि जितने भी लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उन लोगों का भी एक अपना जगह सुनिश्चित होना चाहिए, जिससे हमारा समय, हमारी एनर्जी, हमारे एफर्ट जो है वो वेस्ट ना हो, बर्बाद ना हो। ठीक, तो यही थे हमारे नेक्स्ट यानी कि 6 to 10 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फॉयल। आई होप सो कि आपको ये भी सारे के सारे प्रिंसिपल्स अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अभी आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए, और मेक श्योर कि आप इसको अपने कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से राइट डाउन भी कीजिएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे आपके चैप्टर नंबर 2 के नेक्स्ट वाले पार्ट पे, यानी कि पार्ट नंबर 5 पे, जिस पे हम लोग हमारे बचे हुए 4 और हेनरी फॉयल जी के द्वारा दिए गए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, और ये वाला भी टॉपिक जो होगा वो हमारा खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो, ये वाला सारा का सारा पॉइंट्स, मेरी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे आपके चैप्टर नंबर 2 के नेक्स्ट वाले पार्ट पे, यानी पार्ट नंबर 5 पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।